जो हसनैन को लड़की शीशे की तरह चमकती हुई अच्छी लगती है। बीवी, ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? चलो वैक्स करो, नेट की साड़ी पहनो, अपने शौहर का दिल बहलाओ स्वीटहार्ट, क्योंकि ये तुम्हारे लिए जायज है। बहुत शौक है तुम्हें नेट की साड़ी पहनने का, दूसरों को अपनी बरहना कमर दिखाने का। चलो आज ये नजारा अपने शौहर को दिखाओ। ऐसे जो हसनैन की बात सुनकर उरूज गुस्से से तिल मिलाई थी। उसे यूं खुद को घूरता देखकर वो आंखें दिखा करके लगा के ये घूर घूर कर क्या देख रही हो? तुम्हारी आंखों में तो मैं नशा उतरता देखा है। तुम तो पसंद करती हो ना जब कोई लड़का अपने हाथ तुम्हारी बल खाती कमर पर फेरे और तुम्हें अपने मजीद करीब करता जाए, तो फिर अब घूर कर क्यों देख रही हो? अब तो तुम्हारे साथ ये सारा रोमांस बिल्कुल हलाल तरीके से होने वाला है। वो अपने दोनों बाजू सर के पीछे रखे हुए बोला। उरूज का चेहरा सुर्ख लाल हुआ था। घबराते हुए कहने लगी कि देखें, मुझसे दूर रहें। वो कई कदम पीछे हुई थी, लेकिन वो बड़े बड़े डग भरता हुआ सारे फासले खत्म कर चुका था। हाय जाने मन, ऐसे कैसे दूर रहूं? मेरा हक है तुम्हारे करीब आने का। एक पुलिस ऑफिसर से पंगा तुमने खुद लिया है, इसीलिए रोमांस तो करना पड़ेगा ना जाने जिगर। देखो, दर्द में मजा है, यही कहा था ना तुमने। एक दर्द तुमने मुझे दिया, थोड़ा सा दर्द देने का तो मेरा भी हक है। बस दो चार चीखें निकलेंगी और फिर। ये कहकर हसनैन ने उसे जिन नजरों से देखा था, उरूज के वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। वो अपना सांस रोके खड़ी थी। हसनैन उसकी कमर पर बाजू हमायल करके उसे अपने बेहद करीब करके बोला, ये जो तुम्हें अपना हसीन रूप अपने दोस्तों को दिखाकर उनके जज्बात को आग लगाने का शौक है, वो सारी आग आज रात के बाद ठंडी हो जाएगी। औरत तो वैसे भी मर्द की शिद्दत के आगे हार मान जाती है, और मैं तो फिर एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तुम्हें ठंडा करना बस तुम्हारी दो चीखों की मात है। इससे पहले कि वो बाकी का फासला भी खत्म करता, उरूज के अपने दोनों हाथ अपने लबों पर रख लिए और नफी में सर हिलाने लगे। हसनैन ने उसे घूर कर देखा। क्या हुआ? अभी तो मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया और तुम घबरा गई? हाथ हटाओ न जाने जिगर, सबसे पहले काम होंठों से ही तो शुरू होता है। हसनैन की आंखों में शरारत नाच रही थी। एक हाथ से उसने उरूज के हाथ पकड़े और उसके होंठों को आजाद किया और फिर उसका निचला होंठ काटते हुए उसकी कमर को। उरूज, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कॉलेज का यूनिफॉर्म बहुत टाइट पहनती हो? मुझे ऐसे ही ठीक लगता है, तुम्हारी तरह मस्त मलंग बनने का मुझे कोई शौक नहीं। उरूज ने बेनियाजी से बात की। बड़ी बेनियाजी से गले में दुपट्टा पहने वो लापरवाही से बोली थी। कपड़ों के मामले में वो शुरू ही से ऐसी थी, तंग चुस्त लिबास पहनती थी। वालिद बिजनेसमैन थे, वालिदा को अपनी दोस्तों और किटी पार्टी से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, और उरूज भी ऐसी ही थी। उसके हल्का अहबाब में लड़कियों के साथ लड़के भी शामिल थे, मगर ऐनी का रहन सहन बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती थी। घराना इतना भी गरीब नहीं था, हर जरूरत वक्त पर पूरी हो जाती थी, मगर बेजा पैसों का असराफ पसंद नहीं किया जाता था। उरूज की बात सुनकर ऐनी कहने लगी, मैं तो मस्त मलंग ही ठीक हूँ। मेरे घर वाले ऐसे फैशंस पसंद नहीं करते, और मेरे बड़े भाई, वो तो मुझे बिना दुपट्टे के देखने तो जान निकाल देते हैं। मेरे बड़े भाई में बहुत गुस्सा है, कहते हैं बहन बेटी इज्जत की चादर में लिपटी हुई ही अच्छी लगती है। उरूज को ऐनी का घराना कुछ तकैनुसी सा लग रहा था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं तुम्हारे जैसे घराने में पैदा नहीं हुई, और ना ही तुम्हारे जैसे घराने में जाने का दूर दूर तक कोई चांस है। ये दुपट्टा मुझे अपने गले में किसी रस्सी की तरह लगता है। शुक्र है मेरे बाबा ऐसे नहीं, अगर मुझे भी घर से बाहर बड़ी बड़ी चादरों में जाना पड़ता तो मेरा तो दम ही घुट जाना था। उसकी बात सुनकर ऐनी कहने लगी कि अच्छा, बिल्कुल वैसे ही दम तो मेरा भी तुम्हें देखकर निकल जाता है। कितना चुस्त लिबास पहन रखा है, तुम्हारे वजूद की रानाइयां साफ दिखाई दे रही हैं, और ऊपर से दुपट्टा, ये भी तुमने ऊपर यूं कर रखा है जैसे नीचे करोगी तो तुम पर टैक्स लग जाएगा। देखो आसपास गुजरते लड़के तुम्हें कैसी नजरों से देख रहे हैं। मगर ऐनी की बात सुनकर उरूज ने उससे पास देखा और अपने चेहरे पर आई लट को उंगली पर घुमाकर च्युइंगम चबाती हुई कहने लगी, हाँ तो देख रहे हैं तो देखने दो।
देख कर तरसने दो। मुझे अच्छा लगता है जब मेरे हुस्न को ये ठंडी आहें भर भर कर देखते हैं, क्योंकि मुझे पा तो सकते नहीं, बस अपनी औकात से बाहर की चीज को देखकर हसरत ही कर सकते हैं। ये कहकर वो हंसी थी, जबकि एनी तो नफी में सर हिलाकर रह गई थी। खैर चलो कैंटीन चलते हैं। हालांकि एनी और उरूज के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन फिर भी दोनों में दोस्ती बहुत अच्छी थी। उरूज आजाद परिंदों की तरह उड़ने को तरजीह देती थी। कहती थी कि मुझे आजादी पसंद है, ना तो मेरे वालिद ने कभी मुझ पर कोई रोक टोक की है और ना ही मेरी वालिदा ने। एनी ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली थी। कहने लगी, फिर भी लड़कियां हुदूद में ही रहें तो अच्छी लगती हैं, ऐसे मेरे भाई कहते हैं। एनी की बात सुनकर वो कहने लगी, अपने भाई का फलसफा अपने तक ही रखो। बहरहाल उरूज अपनी ही जिंदगी में खुश और मगन थी, जब एक बार वो अपनी वालदा के साथ एक सियासी पार्टी में गई थी। आजकल उसके वालिद सियासत में आने का सोच रहे थे। इसी तरह की पार्टीज में खुद को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और अपनी बीवी और उरूज को भी साथ लेकर जाते थे। आज भी वो पार्टी में एक तंग और चुस्त फैंसी शॉर्ट फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा पहनकर गई थी। जिस्म पूरी तरह से आया हो रहा था। जब उरूज को लगा जैसे उसका दम घुट रहा है, वो किसी की नजरों के हिसार में है, मगर किसकी ये समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा शायद ये उसका वहम है, इसीलिए अपना जहन झटक कर वो सबसे मिलने लगी। वहीं उसकी मुलाकात एक सियासतदान के बेटे से हुई, जो उससे पहली मुलाकात में ही काफी बेतकल्लुफ हो चुका था। उरूज भी उससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कुछ देर में दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, यहाँ तक कि एक दूसरे को फोन नंबर भी दे चुके थे। उरूज की तरफ लड़के का मुतवज्जे होना उसकी बेपनाह हुस्न की वजह से था। फिर वो थी भी बेतकल्लुफ सी, हर एक से फ्री होना, हंसना, मजाक करना। लड़कों से भी वो हाथ पकड़कर बात करने में कोई ऐप नहीं समझती थी, और उसका पहनना ओढ़ना भी ऐसा ही था, बेबाक सा। अब उरूज की सुमैर से रोज की बात होने लगी थी। अक्सर दोनों किसी मॉल या किसी रेस्टोरेंट में मिल भी लेते थे। माँ बाप को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था। एक बार उरूज बड़े रफ ड्राइवर करते हुए जा रही थी। ट्रैफिक सार्जेंट के रोकने पर भी फर्राटे से गाड़ी आगे बढ़ा गई। वो मैडम मैडम कहता रह गया, मगर उरूज ने गाड़ी नहीं रोकी। फिर चंद लम्हे बाद ही पुलिस मोबाइल उसकी गाड़ी के सामने आ चुकी थी। बड़ी जोर की ब्रेक उरूज ने लगाई थी। फ्रंट सीट से एक इंस्पेक्टर गुस्से से बाहर निकल आया और उरूज की गाड़ी के शीशे पर अपनी उंगली की पुश से खटखटाया। उरूज ने खिड़की का शीशा नीचे किया तो इंस्पेक्टर निहायत गुस्से से कहने लगा, आपको रेड लाइट नजर नहीं आती मोहतरमा? अपनी आंखों से एक काला चश्मा हटाएं तो शायद आपको नजर आए कि सड़क पर गाड़ी चलाने के कुछ कानून होते हैं। उरूज ने अपना चश्मा नीचे करके उसे देखा और फिर कहने लगी, ओह ये मिस्टर, मुझे पता है आप लोग यूं लड़कियों की गाड़ियां क्यों खड़ी करते हो। ये सुनकर उस इंस्पेक्टर के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, क्या मतलब है आपका? आप सिग्नल तोड़ कर आई। वो कहने लगी, सिग्नल और भी बहुत से लोग तोड़ते हैं, लेकिन आप लोग पकड़ते सिर्फ लड़कियों को ही हैं, और वजह यह है कि आपको अपनी जेब गर्म करनी होती है। इट्स नॉट अ बिग डील। उसने अपने पर्स से 3000 निकाल कर इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाए। वो कहने लगा, ए लड़की, जानती हो मैं कौन हूँ? वो कहने लगी, ओ प्लीज, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं ये जानने की कोशिश करूं कि तुम कौन हो। ये पैसे पकड़ो और चलते फिरते नजर आओ। ये सुनकर इंस्पेक्टर को तो जैसे आग लगी थी। उसने शीशे के अंदर अपना हाथ डाला और दरवाजे का लॉक खोला। फिर बाहर से गाड़ी का दरवाजा खोलकर कहा, खुद नीचे उतरोगी या मैं उतरवाऊं? ये सुनकर उसने अपना चश्मा उतारा था। कहने लगी, क्या मतलब है? तुम जानते नहीं मेरे बाप की बहुत ऊपर तक पहुंच है। एक कॉल कर दी ना तो तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। इंस्पेक्टर कहने लगा, अच्छा ठीक है, फिलहाल मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, मैं देख लेता हूँ तुम्हारे बाप की एक कॉल पर मेरी वर्दी उतरती है या फिर। अपनी बात को अधूरा छोड़कर उसने मोबाइल में से लेडीज कांस्टेबल को बुलवाया। कहने लगा, पकड़ो उस लड़की को और इसी मोबाइल में बिठाओ। यह सुनकर उरूज के तो होश उड़े थे। कहने लगी, ए मिस्टर, एक मिनट, मुझे अपने बाप को कॉल करने दो। वो कहने लगा, जो कॉल करनी है वो पुलिस स्टेशन जाकर करना, चलो बैठो गाड़ी में। वो कहने लगी, मेरा जुर्म क्या है? वो कहने लगा, एक तो तुमने रेड लाइट देखकर नजरअंदाज किया, इशारा तोड़ा, एक्सीडेंट भी हो सकता था, लेकिन तुम्हें परवाह नहीं थी। फिर तुम एक इंस्पेक्टर को रिश्वत दे रही, ये तुम्हारा दूसरा जुर्म है। चलो अब गाड़ी में बैठो, वरना इंस्पेक्टर और पुलिस के महकमे के साथ बदतमीजी करने पर तीसरा जुर्म भी आयद हो जाएगा।
बहरहाल वो गुस्से से मोबाइल में बैठी थी। उसकी गाड़ी को इंस्पेक्टर ने लॉक किया और वहीं खड़ा रहने दिया। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची तो इंस्पेक्टर कहने लगा, अब लगाओ अपने बाप को फोन करो और कहो कि यहाँ पुलिस स्टेशन आकर मुझसे मिले। ये सुनकर उरूज तब कर रह गई थी। उसने अपने मोबाइल से अपने वालिद को फोन किया, डैड मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन में हूँ और ये इंस्पेक्टर मुझे सिर्फ इसलिए यहाँ पर ले आया है क्योंकि मैंने सिग्नल तोड़ा। डैड आप यहाँ पहुंचे? उरूज के वालिद ने कहा, मेरी इस इंस्पेक्टर से बात करवाओ। उरूज ने अपना मोबाइल सामने कुर्सी पर बैठे इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाया, लो बात करो मेरे बाप से। उसने मोबाइल पकड़ा और डिस्कनेक्ट करके सामने टेबल पर रख दिया। कहने लगा, यहीं बैठी रहो, तुम्हारा बाप आएगा तभी बात करूंगा, किसी का मुलाजिम नहीं हूं जो फोन पर बातें करता रहा। कुछ ही देर के बाद उरूज के वालिद निहायत गुस्से में पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। सामने एसएचओ हसनैन को देखकर जैसे उनके माथे के बल ठीक हुए थे, लेकिन उरूज की नजर इंस्पेक्टर की बैच पर नहीं पड़ी थी जहां उसका ओहदा और उसका नाम लिखा था। अगर कोई छोटा मोटा इंस्पेक्टर होता है तो यकीनन उरूज के वालिद बात भी ना करते या वो किसी से ही फोन भी करवा लेते। अपने वालिद को देखकर उरूज कहने की, डैड ये बदतमीज इंसान मुझे सिर्फ इसलिए यहाँ पर लाया है कि मैंने सिग्नल तोड़ा है। सामने बैठे ऑफिसर ने उरूज के वालिद से कहा, अपनी बेटी को जरा तमीज सिखाएं, मैं इस लहजे और अंदाज को सुनने का आदी नहीं। उसने ट्रैफिक सार्जेंट के साथ बदतमीजी की है, उसके रोकने पर भी ये नहीं रुकी। इत्तेफाक था कि मेरी गाड़ी वहां से गुजर रही थी, फिर इसने मुझसे बदतमीजी की। मैं चाहूं तो आपकी बेटी को जेल में बंद कर सकता हूं और मुझे पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। अगर दौलत का नशा इसके दिमाग पर कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है तो मुझे ऐसी लड़कियों का नशा उतारना अच्छे तरीके से आता है। सिर्फ इसलिए लिहाज कर रहा हूं कि इसे शायद समझ आ जाए। बजाय उरूज के वालिद इंस्पेक्टर को कुछ कहते उरूज को गुस्से से देखने लगे। कहने लगी, ये क्या बदतमीजी की है तुमने और क्यों की है? उरूज तो ये देखकर हैरान थी। आज तक कभी उसके बाप ने उससे किसी बात पर डांटा नहीं था, ना ही टोका था। उसे लगता था कि वही ठीक है। बहरहाल हसनैन ने उन्हें जाने दिया, लेकिन वार्न भी कर कर भेजा था कि दोबारा अगर आपकी बेटी ने सिग्नल तोड़ा तो वो बिना लिहाज किए उसे जेल में बंद कर देगा। उरूज उसे बड़ा गुस्से से और नफरत से देख रही थी। जब वापस पुलिस स्टेशन से बाहर आई तो अपने वालिद से कहने लगी, आप इसको फोन क्यों नहीं करवा रहे? इसे फोन करवाते ताकि इसकी अकल ठिकाने आती। उसके वालिद कहने लगे, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जानती हूँ किस पोस्ट पर है, आइंदा तमीज से गाड़ी चलाना वरना मैं तुम्हें गाड़ी ही नहीं दूंगा। बहरहाल वहां से वापस आकर उरूज को इस खड़ूस इंस्पेक्टर पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। शाम को सुमैर की कॉल आ गई। कहने लगा कि आज का क्या सीन है, कहाँ मिलना है? वो कहने लगी, कहीं भी नहीं, आज मेरा मूड बहुत खराब है उस बदतमीज इंस्पेक्टर की वजह से। पता नहीं खुद को क्या समझता है। सुमैर कहने लगा, तुम मुझे बताओ वो कौन है, देखो कैसी छुट्टी करवाता हूँ उसकी। वो कहने लगी, रहने दो बस, आज मेरा कहीं भी जाने का मूड नहीं है। बहरहाल उरूज सुमैर के साथ ज्यादा ही मेल जोल बढ़ाने लगी थी। एक बार सुमैर ने उसे कहा कि वो रात के टाइम क्लब में जाता है और सब लड़के लड़कियां वहां बहुत एंजॉय करते हैं। उरूज कहने लगी, मैंने तो सुना है कि ये क्लब अच्छी जगह नहीं होती। वो कहने लगा, तुमने गलत सुना है, एक बार आओ तो तुम्हें पता चले कि कितना मजा आता है। उरूज कहने लगी, मैं तो आ जाऊं लेकिन डैड रात को देर तक बाहर जाने से मना करते हैं। उरूज ने थोड़ी फिक्रमंदी से कहा तो सुमैर हंसने लगा। कहने लगा, अरे पागल लड़की, आज से पहले तुमने अपने बाबा से क्या इजाजत ली है कि तुम बाहर जाना चाहती हो? उसने नफी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं। वो कहने लगा, अच्छा तुम उन्हें बताओ कि तुम सुमैर के साथ शॉपिंग पर जा रही हो, या तुम अपने कुछ कॉलेज फ्रेंड्स के नाम ले लो कि तुम उनके साथ नाइट पार्टी करना चाहती हो। आई होप कि वो तुम्हें इजाजत दे देंगे और फिर हमारी होगी ग्रैंड क्लब पार्टी। वो चहक कर बोला था। वो जिस कदर खुश था ये तजस्सुस सरोज के दिल में भी पनपने लगा था कि वो भी क्लब जाए। उस शाम सरसरी से अंदाज में जब उसके बाबा बैठे थे तो वो कहने की, बाबा मैं आज रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहती हूँ। मेरी एक दोस्त ने अपने फार्म हाउस पर पार्टी रखी है। चूंकि अभी सेमेस्टर एंड होने वाला है और उसके बाद हम सब अलग हो जाएंगे, तो कोई यूरोप चला जाएगा और कोई टर्की आगे स्टडी के लिए, तो हम लोग कुछ रोज एंजॉय करना चाहते हैं। लैपटॉप पर कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स देखते हुए और उसके वालिद ने कह दिया, हाँ बेटा ठीक है, यही तो वक्त होता है एंजॉय करने का, तुम लोग एंजॉय करो मगर अपना ख्याल भी रखना। वो इस कदर आराम से मान जाएंगे उरूज को तो अंदाजा ही नहीं था। हंसकर कहने लगी कि ये तो होती है जिंदगी, मैं तो असल मजे में हूँ और एक मेरी दोस्त सैनी है, पता नहीं वो इस घुटनज़दा माहौल में कैसे जीती होगी। ये कहकर वो हंस पड़ी थी। कुछ देर बाद ही उसके वालिद अपने कमरे में जा चुके थे। उसकी माँ भी कमरे में थी और वो अपनी अलमारी से एक इंतहाई बेबाक सा ड्रेस निकाल चुकी थी, शॉर्ट सी शर्ट, और जिसमें से उसकी कमर तो जरा सा ऊपर हाथ उठाने पर नजर आने लगती, और इंतहाई बारीक टाइट पहनकर वो बाहर निकली थी।
बाल खुले थे, स्लीवलेस शर्ट थी। वो इस वक्त बिल्कुल यूं थी कि उसे देखकर किसी के मुंह में भी पानी आ सकता था। सुमेर उसे क्लब की पार्किंग में मिल गया था। वहां पर बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां भागम भाग के क्लब की तरफ आ रहे थे। ये तो दुनिया ही अलग थी। गाड़ी से बाहर निकलकर मुस्कुराकर उसने सुमेर को देखा, जो फौरन आगे बढ़कर उसे गले लगा चुका था। फिर मुस्कुराकर कहने लगा कि पता नहीं किसने तुम्हें कहा कि क्लब बुरी जगह होती है, तुम आज मेरे साथ चलो। यकीन मानो तुम्हारा रोज ही यही दिल चाहेगा कि तुम रोज यहाँ पर आओ, नए दोस्त बनाओ, उनके साथ एंजॉय करो और खूब हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती करो। ये सुनकर वो हंस पड़ी थी और फिर सुमेर के बाजू में बाजू हमायल करके दोनों अंदर दाखिल हुए थे। जैसे ही वो अंदर आई तो डिम लाइट्स और बार बार जलती बुझती रोशनियों में फुल म्यूजिक ऑन था और फिर उस जैसे हम उम्र लड़के लड़कियां नाच गाना कर रहे थे। कुछ एक जाने बैठे ड्रिंक से एंजॉय कर रहे थे, कुछ नाच गा रहे थे और कुछ सामने लगे सोफों पर बैठकर एक दूसरे में इस कदर गुम थे कि देखकर उसका माथा ठनका। उरूज की नजरें सामने मंजर पर जम चुकी थी। इतने ज्यादा लोगों के होते हुए भी वो लड़की उस लड़के की गोद में बैठी हुई थी और वो उसके बालों पर तो कभी कमर पर और कभी कहां कहां हाथ फेर रहा था। दोनों ही एक दूसरे में मगन थे, दुनिया जहान की होश न थी और बेबाक हरकतें कर रहे थे। उरूज की नजरें वहां पर टिकी देख सुमेर हंस पड़ा और कहने लगा, वहां क्या देख रही हो? उरूज हंसकर कहने लगी, कुछ नहीं देख रही, आज से पहले तो ये सीन मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखे थे। वो कहने लगा, हाँ आप वो सब यहाँ पर लाइव भी देख लेना, चलो तुम्हें डांस करना सिखाता हूँ। उरूज ने नफी में सर हिला दिया कि नहीं, मैंने अगर यहाँ पर डांस किया तो मेरी बेइज्जती होगी। वो उसे एक जानिब ले गया जहाँ लोग ड्रिंक कर रहे थे। इधर उधर की बातें होती रही। सुमेर ने उसके लिए ड्रिंक मंगवाई थी, मगर वो ड्रिंक सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक नहीं थी, बल्कि उसमें उसने वेटर को पैसे देकर एक चम्मच नशा भी शामिल करवा दिया था। जब उरूज ने उसे पीना शुरू किया तो जायका थोड़ा अजीब लगा, मगर क्योंकि ड्रिंक में बर्फ थी इसीलिए वो धीरे धीरे उसे पीती रही। पहले तो उसे थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी, नशे ने असर किया तो उसे सब कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो आकर बिल्कुल उसके साथ बैठ गया और फिर अपना एक हाथ उसकी कमर पर फेरने लगा तो कभी उसकी गर्दन पर हाथ रखता, वो कभी उसकी कमर पर और कभी टांग पर हाथ फेरने लगा। कहने लगा, कैसा महसूस कर रही हो, आओ ना डांस करते हैं। वो फिर इनकार करने लगी, मगर वो जबरदस्ती उसे पकड़कर इतने लोगों के बीच ले गया था। वो जिस कदर खूबसूरत और हसीन थी, वहां पर कई लड़कियां भी उसके हुस्न पर हसद करने लगी थी। कई लड़के उसे पलट पलट कर देखने लगे थे। दो लड़के नशे में इतना डूबे हुए थे कि अपनी लड़कियों को छोड़कर उसकी तरफ आने लगे और उंगलियों से पैसों का इशारा करके सुमेर को कहने लगे, कुछ पैसे लो और इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। मगर सुमेर उन्हें घूर कर नफी में सर हिला चुका था। ऐसे बेबाक बदमाश लोगों की तो अपनी ही जबान थी, जो वो इशारों इशारों में एक दूसरे को समझा देते थे। वो उसकी कमर पर हाथ रख के खड़ा था कि मैं तुम्हें डांस स्टेप सिखाता हूँ। सुमेर उसका हाथ अपने कांधे पर रखकर अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर हमायल किए उसे कह रहा था, तुम ऐसे घूमो, ऐसे करो, और साथ उसके वजूद से लुत्फानंदोज हो रहा था। तभी वहां पर 28 साल एसएचओ हसनैन भी आ गया। हसनैन को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि यहाँ पर वो लड़की उसे इस अंदाज में मिलेगी। वो तो यहाँ पर अपने खुफिया मिशन के तहत आया था। उसे ये खबर मिली थी कि इस क्लब में लड़कियों के साथ गलत हरकत की जाती हैं। इस क्लब के ऊपर मौजूद होटल में लड़के लड़कियां फहाशी फैलाते हुए दिखाई देते हैं और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बाकायदा स्मगलिंग भी की जाती है, वो भी इंसानी वजूदों की। इसीलिए वो इस पूरे गैंग को पकड़ने के लिए यहाँ पर भेस बदल कर आया था। जो भी लड़का या लड़की उसे देखते तो वो भी उसे देखकर मुस्कुराता और बिल्कुल इस क्लब का ही एक आवारा लड़का बनकर हाथ हिलाकर जैसे नाचने गाने लगता। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था, तभी एक लड़की आकर सीधा उसके सीने से टकराई थी। बेसाख्ता हसनैन के हाथ उसकी कमर पर गए, मगर वो नशे में धुत कहने लगी, अरे मैं कह रही हूँ ना, मुझे नाचना नहीं आता, पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ रहे हैं, शायद नींद आ रही है। एक तो उस पुलिस वाले की वजह से मेरा मूड वैसे ही खराब था, मैं दिन में सो भी नहीं पाई। मुझे लगता है अब मुझे घर जाना चाहिए। वैसे हसनैन के सीने से लगी उसे सुमेर समझकर ये सब कुछ कह रही थी, मगर जैसे ही सर उठाकर ऊपर देखा तो हसनैन को अपने करीब देखकर हंसने लगी। हंसकर कहने लगी, देखो सुमेर, देखो ना, वो खड़ूस किस्म का पुलिस वाला मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अजीब शख्स था, पागल कहीं का। उस लड़की को वहां देखकर हसनैन की आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। न जाने क्यों उस लड़की को इस कदर भी गिरा हुआ नहीं समझ रहा था जितनी उस क्लब में आकर लगने लगी थी। हसनैन फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ गया। सुमेर उसे बाहों में भरकर जिस तरह अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था,
کہ आधा घंटा और मजीद एंजॉय करो ना, चले जाएंगे घर भी। हसनैन की नजरें उसी पर जम चुकी थी। न जाने क्यों से सुमैर के हाथ उसके वजूद पर गर्दिश करते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। वो गुस्से से बिल्कुल सुर्ख लाल होने लगा था। उसका दिल कर रहा था कि अभी जाए और इस लड़की को सुमैर के बाजुओं से आजाद करके ले जाए, मगर अभी वो ये कदम नहीं उठा सकता था, वरना बने बनाए खेल पर पानी फिर सकता था। कुछ देर बाद ही वो लड़का सुमैर उसे लेकर बाहर निकल चुका था। बिल्कुल अपनी बाहों में भरे वो उसे गाड़ी तक लेकर आया था। यही मौका था जब हसनैन भी उसके पीछे ही आया। घर तक वो उनका पीछा करता आया और यूं उरूज के घर का भी पता चला चुका था। अगली सुबह जब उरूज की आंख खुली तो वो काफी तरोताजा महसूस कर रही थी। गुज़िश्ता रात के लम्हात सोचकर उसे एक अजीब सी सरशारी सी महसूस हो रही थी। जवानी के जिस चौराहे पर वो खड़ी थी वहां पर यह आजादी मिलना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होता। सुबह सुबह उठकर तैयार होकर वो सीधा कॉलेज पहुंची थी। काफी मुस्कुरा रही थी, पहले से ज्यादा पुरकशिश लग रही थी। एनी ने अपनी नजर का चश्मा ठीक करते हुए उसे देखा और कहने लगी कि तुम्हें किस बात की खुशियां चढ़ी हैं? आज बड़ी एक्टिव लग रही हो, खैर तो है? वो हंसकर कहने लगी, अरे तुम्हें क्या पता कल रात में कितना एंजॉय किया। तुम होती तो शायद और भी मजा आता, मगर तुम तो बस घर में ही घुसकर बैठी रहो। एनी हैरत से कहने लगी, क्या मतलब? ऐसा क्या हुआ कल रात? और उरूज उसे मुस्कुराकर बताने लगी कि मैं अपने फ्रेंड के साथ क्लब गई थी। क्लब का नाम सुनकर ही यानी उछल पड़ी और फौरन दोनों कानों को हाथ लगाकर कहने लगी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उरूज, ये कैसी बातें कर रही हो कि तुम जानती हो वो कितनी गंदी जगह है? तुम वहां कैसे जा सकती हो? जानती हो वहां पर क्या कुछ होता है? और मेरे भाई को पता चल गया कि मैंने किसी ऐसी लड़की से दोस्ती की है जो ऐसी गंदी जगह पर जाती है तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। उरूज हंस पड़ी और कहने लगी, तुम अपने उस खड़ूस भाई का जिक्र करके प्लीज मेरा मूड खराब मत करो। शायद संगत को संगत का ही असर होता है। यही वजह थी कि जब उरूज ने उसे कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगी मैंने वहां पर क्या किया, तो धीरे धीरे ऐनी के दिल में भी थोड़ा बहुत तजस्सुस बढ़ने लगा था। वो कहने लगी, तुमने वहां पर क्या किया? क्या वहां पर लड़के लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर नाच रहे थे? वो जिस अंदाज में पूछ रही थी उरूज उसे हंसकर बताने लगी कि हाँ, कुछ लड़कियों ने तो इतना बारीक पहन रखा था कि पहनना न पहनना बिल्कुल एक बराबर था। मुझे तो लग रहा था जैसे मैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी यूरोप के मुल्क में आ गई। वही बहुत ही आजाद माहौल था। वो उसे अपने नए फ्रेंड सुमैर के बारे में भी बता रही थी और एनी चुपचाप उसकी सारी बातों को सुनती रही। सिवाय काम के आज तक एनी ने किसी लड़के को बुलाने की जहमत तक नहीं की थी। खैर, उसे दीदे फाड़े वो उसकी सारी बातें सुनती रही और फिर आखिर में ये बोली कि देखो, तुम्हारा कोई भाई नहीं है ना, इसीलिए तुम इतनी आजाद हो। मुझे तो बस इतना पता है कि भाई अमीरों का हो या गरीबों का, जब अपनी बहन को यूं सब करते देखते हैं ना तो उसे रस्सियों से बांधकर 2-4 थप्पड़ तो लाजमी लगाते हैं। हमारे यहाँ तो ये सीधा सर धड़ से जुदा किया जाता है या फिर अगले रोज ही किसी बुढ़े खुसट को देखकर उसके साथ रवाना कर दिया जाता है। ये तो तुम हो जो ये सब कुछ कर रही हो। और रोज उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसी थी। दोनों के बीच बस यही रोज की नोक झोंक थी। उस रात वो एक बार फिर सुमैर के कहने पर क्लब पहुंची थी। 2-3 दिन यूं ही चलता रहा। धीरे धीरे वो इस माहौल की आदी होने लगी। 3 रोज बाद दोबारा जब वो क्लब जाने के लिए निकली तो उसने ढीली सी शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था, मगर सुमैर उसे देखकर कहने लगा, तुम कितनी रफ सी लग रही हो, कुछ ऐसा पहनो जिसमें तुम हॉट लगो, देखकर ये लगे कि बिल्कुल पटाखा हो। सुमैर की बात सुनकर कहने की, नहीं, आज मेरा मूड ऐसे कपड़े पहनकर जाने को। मगर सुमैर कहने लगा, अरे नहीं, तुम मुझे इन कपड़ों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। चलो मैं तुम्हें नया ड्रेस दिलाता हूँ, सैलून से तैयार हो जाओ, फिर सीधा हम क्लब चलते हैं। वो उससे इनकार करती रही मगर उसे सीधा मॉल ले जा चुका था और वहां पर इंतहाई बेबाक सी इंतहाई बारीक साड़ी लेकर दी। सिवाय उसके प्राइवेट पार्ट के बाकी उसकी दूधिया रंगत इस बारीक सी साड़ी के पल्लू में भी बिल्कुल वाजे थी। जिस पल वो साड़ी पहनकर सामने आई तो उसे शर्म आ रही थी। कहने लगी, सुमैर ये सब कुछ क्या है? वो कहने लगा, अरे पागल, वैसे तुम इतने टाइट कपड़े पहनकर कॉलेज चली जाती हो और अब ये कपड़े पहनते हुए तुम्हें क्या है? देखती नहीं क्लब में तुमसे भी ज्यादा हॉट कपड़े पहनकर लड़कियां आती हैं। बस अपने साथ लेकर क्लब पहुंच चुका था। पहले तो वो थोड़ी हिचकिचाई मगर थोड़ी ही देर के बाद उसे ये सब कुछ नॉर्मल लगने लगा था। यही वक्त था जब वो हसनैन और 2-3 लड़कियों के बीच झूल कर नाच रही थी। जब हसनैन वहां पर एक बार फिर उस लड़की को देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। वो उसे दिल ही दिल में थोड़ी अच्छी लगने लगी थी मगर उसकी ये हरकतें देखकर वो गुस्सा हो चुका था। वो चलता वो उसके करीब आया। सुमैर तो और लड़कियों के साथ नाच गाने में मसरूफ था। वो उसे बाजू से पकड़कर एक जानिब को गैलरी में ले आया। अपने बालों को झटक कर उसने सचो हसनैन को देखा और फिर कहने लगी कि ओह वाह, रिश्वत देते हुए तो शायद आपको बड़ी गैरत याद आ रही थी, मगर अब यहाँ पर क्या आप ट्रैफिक कवानीन सिखाने के लिए आए हैं?
हसनैन ने अपने लब भींचा पे कहने लगा, ये मेरा जाती मामला है, मैं यहाँ पर कानून सिखाने आऊं या फिर एंजॉय करने। मगर तुम यहाँ पर क्या कर रही? तुम्हारा बाप तो मुझे अच्छा खासा शरीफ लगा था, कानून की इज्जत करने वाला लगा था, मगर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो? और ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तुमने? हसनैन उसे इन कपड़ों में देखकर पहले तो पलकें झपकना भूल चुका था। वाकई वो इन कपड़ों में बेहद हसीन लग रही थी, मगर ये हुस्न सिर्फ एक मर्द तक महदूद रहता तो यही बेहतर था। वो इसी धमकी आमेज लहजे में कहने लगा कि दोबारा तुम मुझे इस क्लब में नजर ना आओ, मुझे ऐसे शरीफ बाप की लड़कियां यहाँ पर आती अच्छी नहीं लगती। दोबारा अगर मुझे यहाँ पर नजर आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? उरूज का तो फौरन पारा हाई हुआ था। ये होता कौन था उसे मना करने वाला? वो कहने लगी, हाउ डेयर यू मिस्टर, ये तुम्हारा थाना नहीं है जहां पर तुम मुझ पर चिल्लाओगे, मुझे बातें सुनाओगे, समझे? बिला वजह मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो और जाकर अपने काम से काम रखो और अपने घर की औरतों पर अपनी हुक्मरानी जताओ। ना जान ना पहचान, आ गया बड़ा मुझे कहने के लिए, मैं ये ना करूं, मैं वो ना करूं, हटो यहां से। ये कहकर वो वहां से जा चुकी थी, जबकि हसनैन वो तो मुट्ठियां भींच कर रह चुका था। सुमेर उसे एक जानिब टेबल की तरफ ले गया और एक बार फिर अपने वॉलेट से 5,000 का नोट निकालकर वेटर को दे चुका था। कहने लगा, याद है ना क्या करना है? वो कहने लगा, हाँ सर, फिक्र मत कीजिए, सारा इंतजाम हो चुका। तभी उसे नाचती गाती उरूज दिखाई दी थी, जो आकर उसके सामने चेयर पर बैठ गई। तभी वो वेटर ड्रिंक लेकर भी आ चुका था। आज ये ड्रिंक कोई आम ड्रिंक नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा मशरूब था जिसके पीने के बाद उरूज अपने होश गंवा बैठती। उसे जबरदस्ती कहने लगा, चलो देखते हैं सबसे पहले ग्लास कौन खत्म करता है। दोनों ही एक दूसरे से शर्त लगाकर ग्लास मुंह को लगा चुके थे। ड्रिंक से बू भी आ रही थी, हल्की कड़वी भी लग रही थी, मगर इसके बावजूद वो एक ही सांस में गटक चुकी थी। ग्लास लबों से हटाया तो 2 कतरे उसके लबों से बहकर थोड़े नीचे तक आ गए थे। सुमेर अपने लबों पर जबान फेरता उठकर उसके करीब आ गया और फौरन अपना हाथ बड़ी बेबाकी से उसके कानों से नीचे गर्दिश करने लगा। मुस्कुराकर कहने लगा, कैसा महसूस कर रही हो? थोड़ा थोड़ा नशे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उसकी नाजुक पंखुड़ियों को देखते हुए खुद पर काबू न रख सका और उस पर झुकता चला गया। नशा पूरी तरह उरूज पर हावी नहीं हुआ था। सुमेर उसके लबों पर झुक चुका था। उरूज अभी भी होश में थी। सुमेर को अपने लबों पर यूं शिद्दतें लुटाता देखकर पूरी कुव्वत जमा करके उसने उसे खुद से दूर किया। कहने लगी, सुमेर, ये क्या कर रहे हो? आप मेरे साथ दूर हटें, मैं आपको सिर्फ अपना दोस्त समझती हूँ, आप यूं मेरे करीब नहीं आ सकते। ये कहते हुए वो उठकर खड़ी हुई थी, तभी बारीक साड़ी का पल्लू उसके कांधे से नीचे गिर गया। उसे तो इतना होश भी ना था कि वो इस पल्लू को संभाल सकती। पल्लू उसके पांव में बार बार अटक रहा था, जिसकी वजह से उसे ठोकर लग रही थी। बार बार वो नीचे झुक रही थी, जिससे उसके वजूद पर लोगों की नजरें मजीद गहरी होने लगी थी। वो इस वक्त उस क्लब में मौजूद हर एक लड़के की नजरों में आ चुकी थी। नशे में तो उसे हर एक चीज डबल ट्रिपल दिखाई देने लगी थी। वो अपने पल्लू को सीधा करने के लिए नीचे हाथ रखती थी, मगर उस पल्लू का सिरा ही नहीं मिल रहा था। सुमेर इस मौके का फायदा उठाते हुए फौरन खड़ा हुआ और पल्लू को ठीक करते हुए उसे कांधे से थाम लिया। कहने लगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेबी, चलो हम घर चलते हैं। वो आंखें मूंदे ही उसके कांधे पर सर रख गई और वो मौके का फायदा उठाते हुए उसे गैलरी से ले जाता हुआ होटल की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में ही उस वेटर ने उसे चाबी भी दे दी थी। ये कोई पहली बार नहीं था कि सुमेर यहाँ पर किसी लड़की के साथ आया था या फिर किसी लड़की को यूं बेवकूफ बनाकर उसके साथ रात रंगीन करने लगा था। उसे उरूज से कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो उसके साथ सिर्फ चंद पल गुजारना चाहता था। टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके उसे फेंक देना चाहता था। वो उसे उठाकर अभी होटल के कमरे की तरफ लेकर जाता कि तभी उसके कांधे पर एक हाथ आया। जैसे ही सुमेर ने पलट कर देखा तो पीछे से जो हसनैन खड़ा था। एक जोरदार मुक्का उसने सुमेर के मुंह पर मारा और उरूज झूलती हुई जमीन पर गिर चुकी थी। सुमेर कहने लगा, कौन है तू? तो मुझे क्यों मार रहा है? दिमाग ठीक है तेरा? मगर उसके मुंह पर यक के बाद दीगरे कितने ही मुक्के मार चुका था और कहने लगा, हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को छूने की? हाथ हटा अपना, कहाँ लेकर जा रहा था इसे? सुमेर कहने लगा, यहाँ पर जिस काम के लिए आई थी उसी काम के लिए लेकर जा रहा था, तो वो बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है? तुझे भी अगर ये चाहिए तो पहले मुझे यूज करने दे, फिर तुझे भी दे दूंगा। मगर हसनैन ने फौरन अपनी बाकी की टीम को अंदर आने का ऑर्डर दे दिया था। नीचे हंगामा मच चुका था। इन सारे गिरोहों और लड़कों को पकड़ा जाने लगा था जो लड़कियों की इज्जत के साथ खेल रहे थे, और वो लड़कियां भी पकड़ी जा रही थी जो पैसों की खातिर यहाँ पर आती थी। सुमेर को भी अच्छा खासा मारकर वो पकड़ चुका था। बार बार धमकियां देने लगा कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा ताल्लुक कहाँ से है, मेरा गिरेबान छोड़ दे वरना तू पछताएगा। मगर हसनैन 2 थप्पड़ उसके मुंह पर और लगा चुका था।
कि मैं लानत भेजता हूँ तुझ पर और तेरे पीछे खड़े उन लोगों पर जिनकी धमकियां तू मुझे दे रहा है। ऐसे जो हसनैन सिकंदर का नाम सुनकर तो सुमैर की भी हवाइयां उड़ी थी। वो सभी लोगों को पकड़कर हवालात में बंद कर चुका था। इस क्लब को भी सील करवा दिया गया था, मगर अभी भी जमीन पर गिरी मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती उरूज को उसने जेल में नहीं रखा था। वो वापस लौटा और उस लड़की को बाहों में उठा गया, अपनी जैकेट को उस पर दे चुका था और सीधा अपनी गाड़ी की तरफ ले आया। अगर वो उसे सब घर छोड़कर आता तो यकीनन उसकी बदनामी हो जाती। अपने घर भी लेकर नहीं जा सकता था। हसनैन का एक फ्लैट था जो यहीं पास में ही था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और उस तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते में वो कभी हंसने लगती तो कभी कहती, सुमैर मुझे तुम्हारी शक्ल उस खड़ूस पुलिस वाले जैसी क्यों लग रही है। उसके बार बार बड़बड़ाने पर हसनैन को गुस्सा तो आ रहा था, मगर जिस हालत में उसके सामने थी वो चाहकर भी उसे कुछ कह न पाया। अपनी बाहों में ही भरकर वो उसे कमरे में ले आया था। उरूज के वजूद से उठती खुशबू से बहुत कुछ करने पर मजबूर कर रही थी, मगर वो खुद पर काबू पा गया। वो उसे बेड पर लिटा चुका था और वो बेड पर औंधी लेटकर सो चुकी थी, शायद अपने घर का कमरा समझ रही थी। हसनैन ने बगौर घूर कर एक नजर उस पर डाली। दिल उसका भी मचलने लगा था। लाशऊरी तौर पर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो उसे छूना चाहता था, मगर फिर हाथ पीछे करके कमरे से बाहर चला आया। सारी रात उसने लाउंज में यूं ही बैठकर गुजार दी थी। ये लड़की उसे पहले ही नजर में अच्छी लगी थी, मगर इस लड़की को आज वो बुरे हाथों से बचा चुका था। अगली सुबह जब अरूज को होश आया तो वो खुद को यहाँ देखकर घबरा गई थी। रात के कुछ मनाज़िर उसे याद आने लगे थे। उसे लगा शायद सुमैर उसे यहाँ पर लेकर आया है, मगर कमरे से बाहर निकली तो सामने हसनैन को देखकर उसके 14 तबक रोशन हुए थे। कहने लगी, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? सुमैर कहाँ? मुझे घर छोड़ना चाहिए था ना। सुमैर के साथ क्या किया है आपने? हसनैन ने घूर कर उसे देखा। कहने लगा, उठ गई हूँ मोहतरमा। जानती भी हो कल रात तुम किस हालत में मिली, और तुम्हारा वो सुमैर जो तुम्हें यूज करने के लिए होटल के कमरे तक ले जा रहा था, मुझसे अच्छी खासी पिटाई करवाने के बाद जबड़ा तोड़वा कर अब जेल में बैठा है। इस क्लब में मौजूद एक एक शख्स को जेल में बंद कर चुका हूँ। यकीन नहीं आता तो न्यूज में देख लो। हसनैन ने हाथ में रिमोट पकड़कर लाउंज की दीवार पर लगी टीवी ऑन की थी। न्यूज में उस शहर की एक खबरें चल रही थी, जिसे देखकर उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ने लगा था। वो घबरा चुकी थी। खुदा न खास्ता अगर वो भी इन सब में शामिल होती तो उसके बाप की बनी बनाई इज्जत तो मिट्टी में मिल जाती। चेहरे पर एक खौफ और शर्मिंदगी दर आई थी। वो घबरा कर कहने लगी कि मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन आप मुझे घर क्यों नहीं छोड़कर आए? जानते हैं अब तक तो ये खबर पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैल चुकी होगी। मेरे बाबा की इज्जत पर उंगलियां उठ रही होंगी। तो वो खुद ही मुंह में बड़बड़ा कर बोल रही थी। जब हसनैन उसे यूं घबराता हुआ देखकर कहने लगा कि अगर इतनी ही फिक्र थी तो किसने कहा था रातों को क्लब में जाओ? क्या शरीफ घर की लड़कियां ऐसा करती हैं? तुम्हारी जगह अगर मेरे घर की कोई लड़की ऐसा करती ना तो अब तक न जाने में उसका क्या हशर कर चुका होता। तुम्हें मैंने वार्न किया था कि दोबारा वहां पर मत आना, मगर तुम फिर भी आई। नशे की हालत में तुम्हें घर छोड़कर आता तो क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खुशी खुशी कबूल कर लेते? हुलिया देखो तुम अपना क्या बना रखा है तुमने। उसके यूं कहने पर जब उरूज ने खुद को देखा तो सचमुच में वो सटपटाई थी। उसकी वो जालीदार साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी। फौरन वो खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी और वापस कमरे में भाग गई। सादा सा लॉन का शर्ट और ट्राउजर हसनैन पहले ही उसके लिए ला चुका था। कुछ देर बाद कमरे में नाश्ता दिया। खाने के बाद वो बाहर आई थी। हुलिया में वो काफी बेहतर लग रही थी। वो रोए जा रही थी कि मुझे घर जाना है। असल तमाशा तो शुरू ही तब होना था जब वो घर पहुंचती। दिन के 3 बज रहे थे जब वो हसनैन के साथ घर पहुंची थी। पुलिस की तरफ से मिली गाड़ी में ही वो उसे घर छोड़ने के लिए आया था ताकि उसके घर वालों पर कोई गलत असर ना पड़े। घर में दाखिल होते वो भागते हुए अपनी माँ की तरफ गई और माँ के गले लग गई। घर के सभी अफराद काफी परेशान दिख रहे थे। वो रोते हुए कहने की, मामा मैं आ गई। सुमैर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो अपनी तरफ से सफाइयां पेश कर रही थी, मगर उसकी माँ ने उसे गले लगाने की जहमत तक नहीं की। वो अपने बाप की तरफ बढ़ी। वो भी उरूज को देख रहा था। फिर आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। कहने लगे, अब क्या करने आई हो यहाँ पर? जानती भी हो मेरी इज्जत का कचरा हो चुका है। कल रात यहाँ पर घर में मैंने मीटिंग रखी हुई थी। सियासी पार्टियों के तर्जुमान मेरे घर पर मौजूद थे। मेरे पार्टनर्स यहाँ पर थे। जब ये खबर आई और पता नहीं किसने लीक कर दी कि मेरी बेटी क्लब में लड़कों के साथ नाचते हुए देखी गई है। अब तक मैं इस खबर पर पर्दा डालता रहा, लेकिन ये जानबूझकर मुझे बदनाम करने के लिए किया गया। लेकिन अगर अब सचमुच से खबर फैल गई तो जानती हो क्या होगा? मैंने तुम्हें आजादी इसलिए तो नहीं दी कि तुम ये सब कुछ करती रहो। मुझे लगा था तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरबियत ऐसी की होगी
کہ تم آزاد رہ کر بھی میرے بنائے ہوئے قوانین نہیں بھولوگی۔ عروج تو روئی جا رہی تھی۔ حسنین اسے بتانے لگا کہ فکر مت کیجیے، آپ کی بیٹی کی عزت محفوظ ہے۔ یہ کل رات میرے فلیٹ میں موجود تھی، کسی نے انہیں نشہ کروا دیا تھا، مگر اب یہ بالکل ٹھیک ہے۔ نشے کا سن کر تو وہ اور بھی آگ ببولا ہو گئے تھے۔ کہنے لگے بس بہت ہو گیا، اب ایک ہی شرط ہے کہ تم اگلے 2 دنوں میں اس گھر سے رخصت ہو کر یہاں سے جاؤ گی، اور تمہاری شادی اسی SHO حسنین سکندر کے ساتھ ہوگی۔ حسنین سکندر تو یہی چاہتا تھا، وہ آخر کو ایک پولیس والا تھا اور عروج کے والد کے انداز و اطوار کے بارے میں اچھے سے چھان بین کر چکا تھا، جانتا تھا وہ کس مزاج کا۔ دل ہی دل میں تو وہ خوش ہو چکا تھا، اس لڑکی کو وہیں سیدھا کر سکتا تھا، مگر وہ رونے لگی کہ نہیں بابا ایسا مت کریں، آپ میری شادی اس شخص سے کیسے کروا سکتے ہیں جو ہماری کلاس کا نہیں ہے۔ مگر اس کے والد غصے سے کہنے لگے جو کام تم کر چکی ہو نا، بھول جاؤ کہ تمہاری شادی تمہاری ہی جیسی کلاس میں ہوگی، کیونکہ حقیقت سب کو معلوم ہو چکی ہے، چاہے جھوٹی خبر ہی بنی ہو اور سب کے سامنے آئی ہو، مگر اب تمہیں کوئی ایلیٹ کلاس اپنے گھر کی بہو بنا کر لے جائے گا نہیں۔ وہ حسنین سے بات کر چکے تھے کہ بیٹا کیا تمہیں میری بیٹی اپنے ساتھ نکاح میں قبول ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اب تمہارے اور اس کے لیے یہی بہتر ہوگا، میری عزت پر شاید یوں حرف نہ آئے۔ وہ شرمندگی سے اپنے جوڑے ہاتھ حسنین کے سامنے باندھنے لگے تو حسنین فوراً ان کے ہاتھ پکڑ چکا تھا کہ نہیں انکل ایسا مت کریں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عروج تو روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی، مگر اس کے والد کہنے لگے تم آج اپنے ماں باپ کو لے کر ہمارے گھر چلے آؤ۔ اس کی ماں نے بھی اسے یہی سمجھایا تھا کہ بیٹا تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور ویسے بھی تم اتنے امیر باپ کی بیٹی ہو، تمہیں جہیز میں تمہارا باپ گھر بنگلہ گاڑی سب کچھ دے دے گا، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ مگر وہ تو روئے جا رہی تھی کہ میں اس کھڑوس کے ساتھ تو بالکل بھی شادی نہیں کروں گی، یہ تو میرا سانس روک کر رکھ دے گا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی ماں اس کے لیے بالکل مشرقی لڑکیوں کے عین مطابق فراک اور ٹراؤزر لے کر آئی تھی اور دوپٹہ بھی، کہنے لگی پہن کر تیار ہو جاؤ، شام کو تمہیں دیکھنے کے لیے حسنین کے گھر سے لوگ آ رہے ہیں۔ وہ جب یہ کپڑے پہن کر دوپٹہ لے کر آئینے کے سامنے آئی تو اسے عینی یاد آ چکی تھی، اس کی وہ سہیلی، وہ تو ایسے ہی کپڑے پہنا کرتی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ رہ گئی تھی، اسے حسنین پر غصہ آ رہا تھا، اپنے کیے پر تو جیسے اسے کوئی پچھتاوا ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ہی حسنین کے گھر سے مہمان آ چکے تھے۔ جب وہ اپنی ماں کے ساتھ انتہائی روکھے انداز میں کمرے سے باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے، نہ صرف اس کے بلکہ صوفے پر بیٹھی اینی کے بھی ہوش اڑے تھے۔ وہ جو ملازمہ سے کولڈ ڈرنک کا گلاس پکڑنے ہی والی تھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا تھا۔ سامنے عروج کھڑی تھی اور عروج اینی کو دیکھ کر تو جیسے سکتے میں آ چکی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ بیٹھا حسنین ہی اس کا بھائی تھا۔ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کے سامنے وہ ساری باتیں چلنے لگی جو اینی اسے اپنے بھائی کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ یہ SHO حسنین اور اینی کا بھائی دونوں ایک ہی تھے۔ اب تو عروج کی خیر نہیں تھی۔ اینی کو ہڑبڑایا ہوا دیکھ کر حسنین جی بھر کر مسکرایا تھا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی سے جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی بہن کی دوست ہے۔ ایک بار وہ جب اسے کالج سے لینے کے لیے آیا تھا تو اسے اس کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ وہ اکثر اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر عروج کی باتیں کیا کرتی تھی کہ وہ کتنی آزاد خیال ہے، کیا کچھ کرتی رہتی ہے اور وہ اس کا مذاق بناتی ہے۔ وہ اسے کہہ بھی چکا تھا کہ تمہاری دوست کی شادی اگر مجھ سے ہو جائے نا تو بالکل سیدھی لکیر کر کے تمہیں واپس کروں گا۔ اینی اسے بتا چکی تھی کہ ہم دونوں تو کالج میں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں۔ عروج اس کے پاس آ کر بیٹھ چکی تھی۔ اینی کا تو دماغ گھوم رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرے تو کیا کرے۔ اس کا بھائی بھلا ایسی لڑکی سے شادی کر رہا تھا جو اس کے مزاج کے بالکل مختلف تھی۔ وہ تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی، جبکہ پہلی ملاقات میں فوراً منگنی کی رسم بھی ادا کر دی گئی اور 2 دن بعد آنے والے جمعے کو رخصتی رکھ دی گئی۔ جہیز میں بنگلہ گاڑی سب کچھ دینے کے بارے میں جب عروج کے والد نے بات کی تو حسنین فوراً منع کر چکا تھا، کہنے لگا نہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور آپ کی بیٹی اسی میں میرے ساتھ گزارا کرے گی، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ 2 دن چٹکی بچا کر گزر چکے تھے، شادی کا روز آ چکا تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی مگر اس نے خود کو تیار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جس سیلون سے وہ تیار ہونے کے لیے گئی تھی وہاں پر ہیلپرز بار بار اسے کہہ چکی تھی کہ آپ کو ویکس کروانی ہے یا پھر کسی بھی طرح کی کوئی سروس چاہیے تو آپ ہمیں بتا سکتی ہیں۔ وہ پروفیشنل انداز میں اسے کہہ رہی تھی مگر وہ نفی میں سر ہلا چکی تھی کہ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں کروانا۔ وہ تو اگر اب بھی چاہتی تو خود کو پراپر تیار کر کے ہی جاتی تھی، مگر اب وہ اسے حسنین کے ساتھ چڑ اور ضد کا ہی نتیجہ تھا کہ اس نے نہ ویکس کروائی تھی
نہ ٹھیک سے تیار ہوئی تھی۔ سادگی میں ہی رہتے ہوئے اس نے سفید جوڑا پہنا تھا۔ جس وقت اس کا نکاح ہونے لگا تھا تو کتنی ہی دیر اس نکاح نامے پر سائن ہی نہیں کیے تھے۔ حسنین اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ جب وہ گھور کر اپنے باپ اور ماں کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یاد رکھیے گا بابا، اس نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیجیے گا کہ آپ نے بیٹی رخصت نہیں کی بلکہ بیٹی کا جنازہ اٹھایا، سفید کفن، میرے لیے یہ جوڑا سفید کفن۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ تبھی وہاں پر پیچھے کھڑی اینی کا فلک شگاف قہقہا بلند ہوا تھا۔ وہ ہنس پڑی تھی اور سب اسے دیکھنے لگے۔ ہنس کر اچانک سے کہنے کی قسم سے عروج، تمہارے منہ سے ایسی باتیں بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہے، کچھ اور بولو، مجھے تو لگ رہا ہے جیسے تم عروج ہو ہی نہیں۔ لیکن اگلی بار سب کو سنجیدہ دیکھ کر اینی اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا اور وہ رخصت بھی ہو گئی تھی اور اینی عروج کو پکڑ کر اپنے بھائی کے کمرے میں لائی تھی۔ دونوں تو کچھ دیر خاموش رہی، مگر جب بولی تھی تو ایک ساتھ بول پڑی تھی اور چیخ چیخ کر بولی تھی جیسے دو فسادی عورتیں آپس میں لڑتی ہیں۔ عروج اینی کو باتیں سنا رہی تھی اور اینی عروج کو۔ نند بھاوج کی لڑائیاں تو ایسے ہی شروع ہو چکی تھی۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہارا بھائی پولیس میں ہے؟ اینی بھی چیخ کر کہہ رہی تھی تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم جو میرے بھائی کے ساتھ ڈیٹ مار رہی ہو اور یوں اچانک شادی کر کے گھر آ جاؤ گی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جب کمرے سے آتے شور کو سن کر نغمہ بیگم اندر چلی آئیں اور وہ کہنے لگی تم دونوں کو ہو کیا گیا ہے؟ باہر بیٹھے مہمان پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ باہر مہمانوں کی آؤ بھگت کرنی تھی، اسی لیے اینی وہاں سے چلی گئی، جبکہ عروج تو غصے سے ابھی بھی بھری پڑی تھی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی حسنین اس کے کمرے میں آیا تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس لڑکی کو آخر وہ حاصل کر ہی چکا تھا۔ اندر آ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور نظر اس کے بازو پر گئی جہاں پر بال تھے۔ اس سے پہلے تو اس لڑکی کو اتنی سادگی میں اس نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا جیسے وہ اب بنی بیٹھی تھی۔ فوراً کہنے لگا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم اتنا بھاری جوڑا پہن کر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ میں تو تمہیں جالی دار سرخ جوڑے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جا اس لہنگے کو بدلو اور وہ الماری سے سوٹ نکال کر پہنو جو میں تمہارے لیے لایا تھا۔ تمہیں شوق ہے نا ایسے لباس پہننے کا؟ میرے سامنے پہنو، حق ہے میرا، حلال طریقے سے پہن کر مجھے دکھاؤ۔ جب تم وہ بے باک سے کپڑے پہن کر میرے سامنے ناچو گی نا، اوف، قسم سے جان نکال لو گی۔ وہ اسے بار بار کلب کے مناظر یاد کروا رہا تھا اور وہ جی بھر کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ آخر میں کہنے لگی چپ کر جائیں، آپ بالکل چپ کر جائیں، میں آپ کو اپنا شوہر مانتی ہی نہیں، میں اس نکاح کو بھی نہیں مانتی۔ ایک تھپڑ تھا جو حسنین نے اس کے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگا شٹ اپ، یہ کیا تمہیں انڈین فلم کا ڈرامہ لگ رہا ہے جس میں سب کچھ ہو کر بھی تم کہو گی کہ کچھ نہیں ہوا؟ نکاح کر کے لایا ہوں تمہیں بی بی، نکاح کا مطلب نکاح ہی ہوتا ہے۔ چپ چاپ وہ کپڑے پہنو اور میرے سامنے ناچ کر دکھاؤ۔ تھپڑ کھا کر تو جیسے اس کی بولتی ہی بند ہو چکی تھی۔ اتنا آسان نہیں تھا ایس ایچ او حسنین کے سامنے بیچ راستے سے فرار ہونا، وہ بھی پاک رشتے کے ہوتے ہوئے۔ وہ بے باک لباس پہن کر جب واش روم سے باہر آئے تو وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ حسنین اسے دیکھتا ہی رہ گیا، مگر وہ اسے سبق بھی تو سکھانا چاہتا تھا۔ کہنے لگا کہ ہاں ناچو، جیسے اس وقت ان لڑکوں کے بیچ میں ناچ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر اسے شدید شرمندگی ہو رہی تھی، چاہ کر بھی اس سے ناچا نہ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر حسنین اٹھ کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تمہیں تب سے پسند کرتا تھا جب میں نے تمہیں اینی کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں تمہیں اپنانا چاہتا تھا مگر تم ایک امیر باپ کی اولاد تھی، پھر بھی میں چاہ کر بھی تمہیں پا نہیں سکتا تھا، مگر تمہیں اس زمانے کی نظروں سے بچا تو سکتا تھا۔
मगर तुमने क्या किया? उस गंदगी की दलदल में धंसती चली गई। बीवी, अब तुम मेरी हो और तुम अब वही करोगी जो मैं कहूं, समझी? ये कहकर वो उसे बेड तक लेकर आया था। कहने लगा, जाओ चेंज करके आओ। मैं इन मर्दों में से हूं जो अपनी बीवी को भी बंद कमरे में इस बेबाक लिबास में देखना पसंद नहीं करते। समझ में आई तुम्हें? औरत की इज्जत क्या होती है, उसका मकाम क्या होता है। अगर तुम्हें पता होता तो कभी भी खुद को यूं उन गलीज नजरों के सामने आया ना होने देते। पहली बार उरूज को एहसास हुआ था कि उसने कितना गलत कर दिया था। उस रात हसनैन ने उसे छुआ तक नहीं था। बेड पर एक जानिब सोया रहा और अगले रोज वलीमा था जो सादगी से अदा किया गया। इस घर में जरूरत की हर चीज थी। कमरे में एयर कंडीशनर भी था, खाने को हर एक चीज मिल जाती है, मगर घर छोटा था। वो चुपचाप हसनैन के साथ कुछ खा पी लेती, किसी चीज की जिद नहीं करती थी। घर के कामों में भी वो एनी के साथ हाथ बटा देती थी। जो काम उसे नहीं आते थे वो उसे एनी ने सिखा दिए थे। एक शाम हसनैन घर आया तो कहने लगा कि आज मौसम अच्छा है, चलो बाहर घूमने चलते हैं। एनी खुशी से उछल पड़ी, वहीं उरूज भी खुश हुई थी। वो तो अपने कमरे में जाकर भारी सा कामदार सूट पहनकर तैयार होकर ही बाहर आई थी, जबकि एनी ने तो चादर अपने गिर्द लपेटी थी। दोनों अपने अपने कमरों से बाहर आए तो हसनैन ने दोनों को देखा, जबकि उरूज तो थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई थी। हसनैन की नजरों को देखकर घबराकर कहने लगी कि मुझे ये सब कुछ चादर करने की आदत नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही चलूंगी। वो कुछ देर उसे देखता रहा। उरूज को लगा जैसे वो खुले दिल से उसे कहेगा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर वो फौरन से एनी से कहने लगा, एनी बच्चे जाओ अपनी भाभी को चादर करना सिखा दो। अभी अभी फीडर छोड़ा है ना इन्होंने, इन्हें बताओ कि पर्दा कैसे किया जाता है। डांस स्टेप्स तो इन्हें बड़े अच्छे से करना आते हैं, मगर शायद इनकी अम्मा जी ने इनको खुद को ढांपना नहीं सिखाया। वो मीठे मीठे तंज के निश्तर भी चला चुका था और इसके बाद वो चादर करके बाहर निकली थी, जिसे संभालना उसके लिए मुश्किल तो हो रहा था, मगर एनी को देखते देखते वो भी सीख ही गई थी। और पहली बार उसे एहसास हुआ था कि सचमुच वो पर्दे में किस कदर कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। धीरे धीरे इस घर के माहौल में वो ढल चुकी थी। हसनैन जो शुरू शुरू में उसके साथ सख्ती कर रहा था, धीरे धीरे उसे अपने माहौल में ढलता देखकर उसके साथ रवैया ठीक करने लगा था। जिस तरह हसनैन उसकी इज्जत करता, उससे प्यार से बात करता और गलत काम पर ही सख्ती करता, ये बात उरूज को भी उससे मोहब्बत करने पर मजबूर कर चुकी थी। 6 महीने के अरसे में वो बिल्कुल बदल कर रह चुकी थी। उसके वालिद की सियासी पार्टी में शमूलियत पर सिलेक्शन होने पर यह एक बहुत बड़ी दावत रखी गई थी। जब वो हसनैन के साथ तैयार होकर वहां पर गई तो हर एक की नजर उसी पर मरकूज थी। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि डिजाइनर और चुस्त कपड़ों की शौकीन उरूज शादी के बाद इतनी भी बदल सकती है कि खूबसूरत सी लॉन्ग कामदार कमीज और ट्राउजर में दुपट्टे को सलीके से कांधे पर डाले रख सकती है। वाकई अब वो एक मशरकी लड़की लग रही थी और हर कोई इज्जत की निगाह से देख रहा था। आज अगर उसे कोई इज्जत और एहतराम मिल रहा था तो वो हसनैन की वजह से था। उसकी वालदा कहने लगी कि बेटा आज की रात यहाँ पर रह जाओ, लेकिन वो कहने लगी नहीं, मैं घर जाऊंगी और फिर कभी आ जाऊंगी। सबसे मिलकर वो वापस अपने घर आ चुकी थी। इतने महीनों में हसनैन ने उसे छूने की कोशिश नहीं की थी। उस रात जब वो बिस्तर पर लेटे तो हसनैन के करीब आई थी। उसके कांधे पर सर रखकर कहने लगी कि क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? हसनैन कहने लगा, अच्छी लगती हूँ, तभी तो मेरी बीवी हो। कहने लगी कि अच्छा, तो क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हो? मैंने आपके लिए खुद को इतना बदल लिया है। वो कहने लगा कि नहीं, तुम सच में एक अच्छी बीवी बन चुकी हो, मगर ये सवाल है क्यों किया? वो कहने लगी कि अच्छा, फिर आप भी अच्छे शौहर बन जाइए ना। हसनैन उसकी जानिब चेहरा मोड़कर कहने लगा कि अच्छा, वो कैसे? वो शर्माए हुए अंदाज में कह रही थी, अच्छे शौहर तो बीवियों को खुश रखते हैं, और मैंने सुना है कि मियाँ बीवी के बीच एक वो वाला रिश्ता भी होता है जो आपने मेरे साथ अभी तक निभाया ही नहीं। बच्चों की तरह मुंह बनाकर जब वो बोली तो हसनैन की आंखों में भी शरारत सूझी थी। वो कहने लगा कि क्या एक पुलिस वाले की शिद्दतें
तुम बर्दाश्त कर लोगी? मैं तो तुम्हें बच्ची समझकर अभी तक रुका हुआ था कि कहीं तुम्हारी चीखों की आवाज पर पूरे घर वाले इकट्ठे ही ना हो जाएं। उसके सीने पर मुक्का मार गई थी तो कहने लगी, अब मैं इतनी भी नाजुक नहीं हूं जितना आप समझ रहे हैं। हसनैन कहने लगा कि अच्छा, तो फिर आजमा कर देख लेते हैं। उरूज मुस्कुराकर कहने लगी कि हाँ बिल्कुल। वो जिस तरह शरारत से बोली थी, एक दिन फिर शर्म से अपना चेहरा हाथों में छुपा गई। मगर हसनैन तो शायद इसी मौके के इंतजार में था। वो फौरन उसके दोनों हाथ चेहरे से उठाकर अपने लब उसके लबों पर रखकर अपनी शिद्दतें उस पर निछावर करने लगा। कमरे में दोनों की मोहब्बत में डूबी हुई आवाजें गूंजने लगी थी। सही मायनों में तो वो दोनों आज अपने रिश्ते इज़्दवाजियत का आगाज कर चुके थे।